एसएचएम का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन अभी हम करने वाले हैं जो कहलाता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अवमंदित दोलन। ठीक, तो इसमें जैसे कि दिख रहा है हिंदी का नाम एकदम क्लियर होता है। अवमंदित का मतलब जो रिड्यूस हो जाए, जो कम हो जाए, जो धीमा हो जाए, है ना। अभी तक हमने जो केसेस पढ़े वो देखो, अब ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आएगी बाद में। अभी हमने जो केसेस पढ़े हुए हैं उसमें हम पढ़ते हैं कुछ इस तरह से, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक, अब इसको जब ऑसिलेट करवाते हैं तो इधर जाता है, वापस आता है, आता जाता चलता रहता है। इसमें हमने कोई भी ऐसा फोर्स नहीं लिया हुआ है जो कि इसको रोकने की कोशिश करे। ठीक है, मतलब जो ऑसिलेशन एक बार शुरू हो गया वही ऑसिलेशन हमारा ओमेगा इक्वल टू √k/m, हम इसको पढ़ते हुए चल रहे। और ये ओमेगा जो है वो हमने कैसा मान रखा है कि एक जैसा रहेगा, फिक्स रहेगा, और लगातार इसका एम्पलीट्यूड मतलब आयाम भी क्या होगा, निश्चित होगा। ठीक है, अब सिंपल पेंडुलम में भी देखो पढ़ा है कि जो चलेगा एक बार तो चलता ही जाएगा। ठीक, पर प्रैक्टिकली जब इन चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है तो हम हमेशा देखते हैं कि जो पेंडुलम है वो चलते 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 धीरे 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 करके क्या होता है, वो स्लो होता जाता है और रुक जाता है। तो इसी तरह के ऑसिलेशन को अवमंदित दोलन कहा जाता है या डैम्प्ड ऑसिलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब एक ऐसा ऑसिलेशन जिसका एम्पलीट्यूड लगातार कम होता हो। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड कम होने का मतलब एनर्जी लगातार पेंडुलम की या फिर एसएचएम करने वाले पार्टिकल की क्या होती होगी, रिड्यूस हो जाती होगी, कम हो जाती होगी। तो ऐसा रिड्यूसिंग एनर्जी वाला हमको ऑसिलेशन अब समझने की जरूरत है। ठीक है, तो अब एनर्जी कम करने वाला फोर्स, तो एनर्जी कम करने वाला फोर्स जनरली हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स। जनरली हम क्या बोलते हैं कि एक फ्रिक्शन फोर्स है जो क्या करता है, एनर्जी को रिड्यूस कर सकता है। अब जब ऑसिलेशन होता होगा, जैसे कि सिंपल पेंडुलम सरल लोलक का ऑसिलेशन चल रहा है, तो यहाँ पे जो रोकने वाला फोर्स है वो किसके कारण बनेगा, तो वो आपका बनेगा हवा के रेजिस्टेंस के कारण, होगा ना ऐसे। तो जैसे जैसे पेंडुलम चलता जाएगा हवा से वो रुकता जाएगा, और इस तरह का फोर्स अगर लगता है इस पर, तो इसका जो ऑसिलेशन है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होगा। ठीक है, तो इसमें हमको 3 तरह के डैम्पनिंग पढ़ने, एक मैं बोलूंगा ओवर डैम्प, एक मैं बोलूंगा अंडर डैम्प, और एक मैं बोलूंगा क्रिटिकल डैम्प। मतलब कभी डैम्पनिंग धीरे धीरे होगी, कभी डैम्पनिंग तेजी से होगी, कभी डैम्पनिंग बहुत ज्यादा तेजी से हो जाएगी। तो इन तरह के डैम्पनिंग को हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इसी को हम पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो जरूरत मैंने आपको बताई कि एक ऐसे फोर्स की जरूरत पड़ेगी जो इसको रोकने वाला। ठीक है, एक ऐसा फोर्स, एक ऐसा बल जो क्या करता हो, रोकने वाला, उसको मैंने लिखा हुआ है रेजिस्टिव फोर्स और डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स और डैम्पिंग फोर्स। कहीं कहीं डैम्पिंग निकल जाता, अपन तो इंडिया के रहने वाले हैं। डैम्पन का मतलब तो होता है गीला होना, है ना, जैसे कि माय क्लोथ्स आर डैम्पन, तो वो अलग चीज है। डैम्पिंग इज क्वाइट डिफरेंट। डैम्पिंग का मतलब फिजिक्स से रिलेटेड, डैम्पनिंग का मतलब कुछ गीला हो गया, हल्का सा उसमें नमी आ गई, वो होता है। तो कहीं निकल जाए डैम्पनिंग, हम तो हिंदी वाले हैं। तो रेजिस्टिव और डैम्पिंग फोर्स कितना है इसमें, F = -Pv। ठीक है, ये कैसा फोर्स मैंने लिया, ये एक ऐसा फोर्स है जो वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है। तो जैसे कि हमने विस्कोसिटी वगैरह के चैप्टर में पढ़ा हुआ कि रेजिस्टेंस जो हवा का होता है, फ्लूइड का होता है, वो वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है। इसका जो डैम्पिंग है जो वो है -BV² हो सकती है, BV³ हो सकती है। इस तरह के तमाम कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट हम ले सकते हैं, लेकिन उसमें से हमने सबसे सिंपल वाला उठाया जो कि जनरली इसमें होता है। ठीक है, तो जो डैम्पिंग है वो किसके प्रोपोर्शनल मानी गई है, वेलोसिटी के। मतलब आप ध्यान दो, तो जितनी तेजी से चलेगा वहां पर डैम्पिंग फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब ये भी हमको सोचने में आता है, तो ऐसा हमारे मन में आता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि जब सबसे ज्यादा तेज चल रहा हो तो सबसे ज्यादा डैम्पिंग होता हो, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आता हो। लेकिन ऐसा होता है कि वेलोसिटी डिपेंडेंट है, जितना तेज चलेगा। तो इस वाले में जब हम देख रहे हैं तो पेंडुलम को देखो, सबसे ज्यादा
यहाँ पर वेलोसिटी होती है, इधर तो जाकर के जीरो हो जाती है वेलोसिटी। तो डैम्पिंग का जो इफेक्ट आता है सबसे ज्यादा कहाँ पर आता है, मीन पोजीशन पर आता है। जब सबसे ज्यादा तेज चलता होगा तभी इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस का फोर्स है वो सबसे बड़ा लगता होगा। ये इसका मतलब है, ठीक है। F इक्वल टू माइनस बी वी का मतलब एक वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स इसके ऊपर एप्लीकेबल है। और माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि वो फोर्स क्या कर रहा है, इसके एक्सेलरेशन को रिड्यूस कर रहा है लगातार, ठीक है। और रेजिस्टेंस का फोर्स है तो ये भी अपनी डायरेक्शन लगातार बदलता होता है। तो इसमें हमने सबसे सिंपल वाला लिया है पावर F इक्वल टू माइनस बी वी। अब इसको लेने के बाद हमारी जो इक्वेशन थी फोर्स की, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी वी। माइनस के एक्स तो पहले से थी, ये फोर्स अगर एब्सेंट होता है तो हमारा ओमेगा कितना आना था, ओमेगा आ जाता था के बाई एन के बराबर, ठीक है। ये कब होता था, जब ये गायब, अभी तो ये नहीं है ना। तो अब जो इक्वेशन मेरे पास आ रही है वो एम एक्सेलरेशन और माइनस के एक्स माइनस बी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन है क्योंकि वेलोसिटी इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है। तो देखें आप कि एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये एक कॉम्प्लिकेटेड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन हमारे कोर्स में डायरेक्ट लिखा गया है, ठीक। इससे जब x निकालेंगे आप तो ये टर्म आपको याद करनी पड़ेगी। इससे जब x निकालेंगे ना तो ये इसमें आंसर आ रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने क्या किया, ध्यान से देखते जाना। एक SHM सिंपल वाला पढ़ा जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट था, उसमें कोई भी रेजिस्टेंस फोर्स था नहीं। अब हम कौन सा SHM पढ़ रहे हैं जिसमें एक रेजिस्टेंस का फोर्स आ रहा है, उसका भी एक सिंपल केस हमने उठा करके लिया जिसमें F इक्वल टू माइनस बी वी आपको देखने को मिल रहा है। और उसकी एक इक्वेशन लिख ली फोर्स की। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा याद करने वाला सेक्शन आ रहा है इसलिए मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। तो यहाँ पर x जो है वो क्या है, ये आंसर उसका मिल रहा है, ठीक है। तो अब इसको आप कंपेयर करो तो इसमें ए नॉट को मैं मानूंगा कि वो एम्पलीट्यूड जब फ्रिक्शन नहीं था, सबसे बड़ा एम्पलीट्यूड है। जो फ्रिक्शन फोर्स के एब्सेंस में जो एम्पलीट्यूड होता है वो ये वाला, ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स के आने से क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो एक तो ये आया देखो कि साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव कर दिया। इक्वेशन जनरल हमारा क्या होता था, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अभी साइन ओमेगा डैश, उसमें ओमेगा डैश की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है। तो ये याद करनी पड़ेगी आपको, के बाई एम पुरानी वाली माइनस बी बाई टू एम, ये फैक्टर याद कर लें तो ज़्यादातर चीज़ें याद हो जाएंगी। के बाई एम माइनस बी बाई टू एम का स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम अगर ओमेगा नॉट लिख दें, पुरानी फ्रीक्वेंसी लिख दें ओमेगा नॉट, तो इस तरह से बना सकते। ये इसका ओमेगा आ रहा है। इस ओमेगा के बारे में आप देखो कि अगर बी को छोटा कर दें, बी स्मॉल करने का क्या मतलब है आप बताओ। तो बी कहाँ से आया है, देखें बी यहाँ से आया। अगर बी बहुत छोटा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस का फोर्स निग्लिजिबल। बी अगर बहुत छोटा है तो रेजिस्टेंस का फोर्स निग्लिजिबल है। अगर रेजिस्टेंस का फोर्स निग्लिजिबल है तो ये टर्म को निग्लेक्ट कर दें। इसको निग्लेक्ट करने पे ओमेगा डैश के बाई एम आ जाएगा, अपना पुराना वाला ही आ जाएगा, वो यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। ओमेगा डैश के बाई एम आ जाएगा, ठीक। अब जो मेन बात है वो है इसके एम्पलीट्यूड के बारे में, ठीक है। तो ये ओमेगा डैश और ये सब तो ठीक है, नॉर्मल सी बात है। मेन चीज जो है वो ये फैक्टर इसका अपने को, जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो भी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, वो सब इसके ऊपर बनेंगे। इतना बड़ा फैक्टर ये अब कहलाएगा इस वाले SHM का डैम्पिंग, SHM का डैम्पिंग जो ऑसिलेशन है उसका एम्पलीट्यूड आयाम, ठीक। अब इसकी क्या खासियत है, ये टाइम डिपेंडेंट आ रहा है। आप देखो ये कैसा आ रहा है, टाइम डिपेंडेंट आ रहा है, ठीक है। इसमें टाइम अगर बढ़ते जाएगा तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। टाइम अगर बढ़ जाएगा तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। आ रहा है समझ में। तो ये एम्पलीट्यूड, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो जब टाइम जीरो कर दें तो ये कितना है, ए नॉट के बराबर। जब टाइम जीरो है मतलब शुरुआत में हमने इसको
सबसे एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया ऐसा मान लो। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो इस फैक्टर में टाइम के बढ़ाने से एम्पलीट्यूड क्या होगा, घटेगा। ठीक, अब कैसे कम हो रहा है वो चेक कर। तो ये फिगर जो अपन ले रहे हैं, शुरुआत में इसको अपन ने यहाँ से छोड़ा था। ठीक है, ये वैल्यू क्या होगी आपकी ए नॉट, इधर एम्पलीट्यूड और इधर टाइम प्लॉट है, टाइम वर्सेस एम्पलीट्यूड का ग्राफ है। तो जैसे जैसे एम्पलीट्यूड या डिस्टेंस का भी मान सकते हैं इसको, तो ये क्या हुआ, ऐसे कम हुआ। ठीक, फिर इधर आ गया और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये रिड्यूस होता है। समझ गए? तो जो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन है, देख रहा है, इधर से देखो, तो ये वाला जो ग्राफ होता है किसका होता है, कि जो शुरू में तो तेजी से कम हुआ और बाद में उसके कम होने की रेट लगातार कम होती चली जा रही, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो जो एम्पलीट्यूड का डिक्रीज इसमें दिख रहा है, एम्पलीट्यूड की जो कमी दिख रही है वो एक्सपोनेंशियल कमी आ रही है। ठीक है, तो इस तरह का डैम्पिंग जिसमें स्लो डाउन धीरे 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 होते रहे, इसको बोला जाता है अंडर डैम्पिंग। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ अंडर डैम्पिंग। ठीक है, ये अंडर डैम्पिंग का केस है। ये कब होता है, जब बी की वैल्यू कम हो, रेजिस्टेंस फोर्स थोड़ा कम लगता हो। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये स्लो 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 एम्पलीट्यूड कम होगा और इस तरह से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। शुरुआत में तो थोड़ा तेज होगा लेकिन बाद में और कम होता चला जाएगा, और जितना आगे बढ़ेंगे ना और स्ट्रेट लाइन होता जाएगा, ऐसे 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 करके फिनिश होगा। मतलब ऑसिलेशन के हिसाब से देखें तो वो ऐसे 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 बहुत स्लोली 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 ऐसे चलता है। जैसे कि किसी कार के स्प्रिंग को देखें, तो अगर कार में थोड़ा सा झटका लगा, जर्क लगा, तो अब बहुत देर के बाद में, मतलब आप कार में जा रहे हो और वो ऐसे ऐसे करती रहेगी, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अंडर डैम्पिंग। ठीक, अब दूसरा जो केस इसमें है, दूसरा जो केस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि अगर हम चाहते हैं कि कार में तो यार एक बार स्प्रिंग आया और फिर कार वापस नॉर्मल हो जानी चाहिए, हम तो सीधे सीधे जाना चाहते हैं, तो अगर बी की वैल्यू लार्ज कर दें, बी की वैल्यू लार्ज कर दें तो ऑसिलेशन एकदम से खत्म हो जाए, ऐसा हम चाहते हैं। ऑसिलेशन जो हो, जो हमको जर्क लगता है उसको बचाने के लिए स्प्रिंग होती है कार में, वो ऑसिलेशन जल्दी सीज हो जाए, खत्म हो जाए। क्या मतलब इसका, कि अगर हम चाहते हैं कि एक ही ऑसिलेशन में काम निपटे, ठीक है, एक ए नॉट से शुरू हो और एक ही ऑसिलेशन में फिनिश हो जाए, यहाँ पर टाइम जल्दी से ये क्या कर दे, जीरो कर दे और फिर जीरो ही चलता जाए, ये क्या चलता जाएगा, जीरो ही चलता जाएगा। ठीक है, इसको कहा जाता है क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, बी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बी की वैल्यू ज्यादा हो, रेजिस्टेंस फोर्स होना चाहिए ज्यादा। तो ये क्या करेगा, क्रिटिकली डैम्प कर देगा, एक ऑसिलेशन में ही कंप्लीट कर देगा, कि स्प्रिंग एक बार गई और आई और खत्म हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में एक और है, ओवर डैम्पिंग भी कहलाता है। ओवर डैम्पिंग भी एक टर्म है। अब ये ओवर डैम्पिंग का मतलब ग्राफ से समझे, ये जो आपका एम्पलीट्यूड है वो कम तो हो रहा है लेकिन इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम। ठीक, मतलब एक भी ऑसिलेशन पूरा नहीं होगा, इनफैक्ट वो जीरो पे भी आने को तैयार नहीं, वो लगातार स्लो डाउन होता जाएगा। मतलब जैसे कोई पेंडुलम है ना, तो यहाँ से आपने छोड़ा तो इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम, और आ भी रहा इधर, रुका भी नहीं, आते जा रहा आते जा रहा और पहुंच भी नहीं रहा। इस तरह की जो सिचुएशन है इसको कहा जाता है ओवर डैम्पिंग। ठीक है, तो तीन तरह के डैम्पिंग इसमें होते हैं, कि एक धीरे धीरे करके एम्पलीट्यूड कम हो, उसमें ओमेगा भी आपको देखने को आएगा, और एक हो कि जल्दी से कम हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग। और एक है कि पहला ऑसिलेशन खत्म होने में ही इनफाइनाइट टाइम लग जाए,
वो क्या होता है ओवर डैम्पिंग, ये लार्ज रेजिस्टिव फोर्स के कारण होता है। और ये वाला जो था बी की वैल्यू बड़ी कर देंगे तब आएगा, ये बी की वैल्यू कम होगी तो उसको मैं बोलूंगा अंडर डैम्प। तो ये 3 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट से केसेस है। तो काफी सारा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। हाँ, इक्वेशन देख करके इच्छा होती है कि इसको ना पढ़ो, तो केवल ये चीज आप याद कर लो तो काम हो जाए। ठीक है, ये सरल होता है कि माइनस बी फोर्स लगेगा। हाँ, इसका सॉल्यूशन है, इसको याद करना ही पड़ेगा। इसका एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पर आएंगे कि में एम्पलीट्यूड में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम। ठीक है, और थ्योरेटिकल हमने इसको 3 अलग अलग तरह के डैम्पिंग में डिवाइड किया हुआ, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, क्रिटिकल डैम्पिंग वाला केस पढ़ने के हिसाब से। ठीक है, न्यूमेरिकल तो वो कैसे भी बना के पूछ सकते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार सा टॉपिक है। हाँ, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन,